जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग राज्यपाल देखे थे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल को स्टार्ट किए थे। राज्यपाल के बारे में देखे थे, उनकी जो नियुक्ति होती है या उनका जो भी मतलब बेसिक राज्यपाल के बारे में जो भी प्रावधान है, बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी देखे थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और राज्यपाल के कार्य एवं अधिकार के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्ति है, राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, जिसके तहत वो राज्य के सभी प्रमुखों की, सीएम की, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे राज्यपाल की कार्य एवं अधिकार में ही दूसरी शक्ति के बारे में देखेंगे, जो विधायी शक्ति। राज्यपाल की जो दूसरी शक्ति है वो विधायी शक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। यह विधायी यानी कि जैसे कार्यपालिका शक्ति के तहत क्या क्या कर सकते थे राज्यपाल, क्या क्या करने की अधिकार है उनके पास, उसी संविधान के द्वारा मिला है। उसी तरीके से विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को संविधान कौन कौन सा अधिकार, कौन कौन सी शक्ति देती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। पहला, विधानसभा का अभिन्न अंग होते हैं। अभिन्न अंग मतलब भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब अलग नहीं, यानी कि यह विधानसभा के अंग होते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह विधानसभा के अंग होते हैं। पहले ही बताया थे कि राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों में वो शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि यह विधानसभा का अभिन्न अंग होते हैं। पहला, यह विधानसभा के किसी भी सदस्य की निर्हरता, यानी कि वह सदस्यता प्राप्त करने की योग्य है नहीं है, इसकी भी जो डिसीजन होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है। राज्यपाल अपनी विधायी शक्ति के तहत विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, बुला सकता है, यानी उसकी जगह पे सत्रावसान भी लिख सकता है, कर सकता है, या विधानसभा को विघटित कर सकता है, यानी भंग कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल अपनी विधायी शक्ति के तहत वो विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है। विघटन मतलब पूरा भंग भी कर सकता है, ठीक है। उसके पास इतना अधिकार होता है, यह अधिकार उसकी विधायी शक्ति में है, ठीक है। विधानसभा से पारित होने के उपरांत विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है, ठीक है। कोई भी विधेयक जब विधानसभा से पारित होता है तो उसके बाद वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है, ठीक है। कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है, ठीक है। कोई भी विधेयक जो है वो विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्रस्तुत होना यह अनिवार्य है। कोई भी जब विधेयक है वो प्रस्तुत होना राज्यपाल के समक्ष अनिवार्य रूप से लिखिए, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत होता है। बट इसमें पहला कंडीशन, राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे भी सकता है या उसको लौटा भी सकता है। राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे भी सकता है या पुनः विचार के लिए लौटा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि पास हो गया तो राज्यपाल को उस पर मुहर लगाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं होता है। पेश करना उनके समक्ष अनिवार्य है, बट वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं
या फिर उस पर स्वीकृति दे भी सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को विधानसभा का पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को विधानसभा में पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, लौटा भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक है तो उसको वो लौटाएंगे नहीं, स्वीकृति करना पड़ता है। और बाकी कोई भी विधेयक है तो उस पर वो पास भी कर सकते हैं या फिर मतलब मुहर लगा भी सकते हैं, या पुनः विचार करने के लिए लौटा भी, डायरेक्ट वो नहीं कहते हैं कि नहीं ये पास नहीं होगा, उस पर पुनः विचार हेतु तो फिर से लौटाते हैं कि आप लोग पुनः विचार करके इसको दीजिए फिर से। ठीक है, यानी कि राज्यपाल का ये सब विधायी शक्ति के अंतर्गत है। ठीक है, तीसरा, राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल जो है स्वविवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के लिए भी इस चीज को सुरक्षित रख सकता है। इनका एक विधायी शक्ति के अंतर्गत और अधिकार है। और देखिए, विधानसभा से पारित विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है, विधानसभा से पारित, जैसे मान के चलिए कोई भी बिल पास हो गया विधानसभा से, तो वो अधिनियम तभी बनेगा जब उस पर राज्यपाल का मुहर या हस्ताक्षर लग जाए। ठीक है, विधानसभा से पारित विधेयक अधिनियम के रूप में तभी बनता है जब उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाए। जब आप सांसद के बारे में पढ़िएगा ना तो सेम यही चीज वहां भी होता है कि जब कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है सांसद के द्वारा जब पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा से, तो तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ राज्य में है कि विधानसभा से पारित विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जब उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर मुहर लग जाए। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहा जाता है, तो प्रतिवर्ष जो होता है वार्षिक वित्तीय वितरण, जिसको बजट कहते हैं, को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। राज्यपाल के पास ये विधायी शक्ति के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो बजट को प्रतिवर्ष विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वो ऑर्डर करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपको प्रतिवर्ष, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको बोला जाता है, राज्यपाल के पास इतना अधिकार होता है कि बजट को प्रतिवर्ष विधानसभा के पास समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल से की पूर्व सहमति आवश्यक है। सभी विधेयक जो होता है वो सबसे पहले विधानसभा में लाया जाता है। कोई भी विधेयक सबसे पहले विधानसभा में लाया जाता है, वहां से जब पारित होता है उसके बाद जाता है राज्यपाल के पास। लेकिन एक धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल से स्वीकृति लेना होता है। राज्यपाल से पहले, विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल से स्वीकृति लेना होता है। ठीक है, उसकी सहमति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है। एक धन विधेयक ऐसा है जो कि विधानसभा में पारित पेश करने से पहले
राज्यपाल की स्वीकृति, राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। उनकी अनुमति के बिना कोई अनुदान नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। राज्य की आकस्मिक निधि से, राज्यपाल की आकस्मिक निधि से अगर कुछ लेना है तो अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जैसे राज्य से कोई आकस्मिक निधि से कोई, जैसे बाढ़ आया, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया और किसी एरिया में बहुत ज़्यादा उससे क्षति हुआ, नुकसान हुआ, तो तत्काल इमरजेंसी फंड जो होता है वो राज्यपाल निकाल कर देगा। ठीक है। जैसे कोई भी तत्काल फंड, इमरजेंसी फंड अगर चाहिए राज्य कोष से, तो वो राज्यपाल के पास अधिकार होता है, वो राज्यपाल उसको देगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। पंचायत एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। वह प्रत्येक वर्ष राज्य लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग को रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करवाता है। देखिए, 151 आर्टिकल 151 के तहत कैग जो है वो कैग रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल उसे विधानसभा में प्रस्तुत करता है, विधानसभा में प्रस्तुत करता है। यानी कि जो कैग के द्वारा जैसे 150 के तहत राष्ट्रपति को दिया जाता है, सौंपा जाता है, और 151 के तहत राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाता है, और राज्यपाल उसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह उनका विधायी शक्ति के अंतर्गत यह उनको अधिकार प्राप्त है, और वो वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सौंपते हैं। ठीक है, विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम उनका न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति देख लिए। यानी कि विधायी शक्ति में क्या है, बिल पास करने, धन, ये सब के बारे में उनका जो पावर है उसके बारे में है। फिर तीसरा है न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। ठीक है। न्यायिक शक्ति में इनका क्या है कि राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से समक्ष लेता है, यह इसकी न्यायिक शक्ति के अधीन है। ठीक है। और उनकी जो शपथ होता है, जजों की जो हाईकोर्ट की जजों की शपथ भी, हाईकोर्ट के जज की शपथ भी राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हाई कोर्ट की जो जज की नियुक्ति होता है वो होता है क्लोजियम व्यवस्था के तहत, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के और 4-5 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जिस राज्य के हाई कोर्ट की नियुक्ति जिस राज्य के हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति हो रहा है उस राज्य के राज्यपाल भी होते हैं, और उस राज्य के एक मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाता है। इतना सारे मिल के लोग करते हैं। लेकिन
जो जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद स्थापना यानी उनकी ट्रांसफर और पद उन्नति यानी उनकी प्रमोशन, ये सब राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, जिला न्यायालय की जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श पर, हाईकोर्ट के परामर्श पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति होती है तो वहां राज्यपाल परामर्श देने के लिए शामिल होते हैं, बस एक सलाह देने के लिए। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की नियुक्ति होती है, ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है, तो वो राज्यपाल स्वयं करते हैं। और उसमें हाई कोर्ट जो होते हैं, जैसे झारखंड में मान के चलिए कोई पलामू जिला के जज की नियुक्ति करना है, ट्रांसफर करना है या फिर उनका प्रमोशन करना है, तो उसमें राज्यपाल करेंगे और फिर रांची हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो उसमें परामर्श देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य न्यायिक आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति, वह राज्य के जितने भी न्यायिक आयोग के जो पदाधिकारी होते हैं, न्यायिक आयोग के जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श के उपरांत करता है। यानी कि न्यायिक आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। न्यायिक आयोग की पदाधिकारी की नियुक्ति, नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, न्यायिक आयोग की पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, बट वह मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। वह क्षमा क्या कर सकते हैं, विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति को दंड की क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, लघुकरण कर सकते हैं, डेट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह दंड की तिथि बढ़ा सकता है, बदल सकता है, दंड को कम कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड माफ करने का भी अधिकार है, लेकिन राज्यपाल के पास सब राष्ट्रपति वाला जितना भी क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति को है वो राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते हैं। वो जो दंड है उसकी तिथि को बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते हैं। ये इनकी न्यायिक शक्ति हो गया। ठीक है, उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल के पास एक और है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। ठीक है, आर्टिकल 213, आर्टिकल जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उस प्रकार राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है,
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 13 के अनुसार यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर तुरंत कार्रवाई करना अनिवार्य है लेकिन विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी कब होता है? जब राज्यपाल को लगे कि तुरंत कुछ नया कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर तुरंत कार्रवाई करना अनिवार्य है लेकिन उस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। क्योंकि कोई भी अधिनियम आता है, विधानसभा का सत्र चलता है, वहां पारित होता है, उसके बाद राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं, तब पारित अधिनियम बनता है। लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत तत्काल कोई अधिनियम बनाना हो तो वो उस पर राज्यपाल के पास, उसी को बोला जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल के पास पावर है कि वो उस पर एक नियम बना सकते हैं। यह तभी होता है जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल नियम बनाने की आवश्यकता हो, तत्काल नियम बनाने की आवश्यकता हो। ठीक है, ये अध्यादेश 6 महीने के लिए वैलिड या कार्य करेगा, परंतु यदि इस बीच सत्र चालू हो गया तो 6 सप्ताह तक स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है, यह जो है 6 महीना तक चलता है अध्यादेश, 6 माह तक चलेगा। फिर अगर इसी 6 माह के बीच एक सत्र प्रारंभ हो गया, विधानसभा चलने लगा, तो उस सत्र में जो ये अध्यादेश लाया गया है वहां स्वीकृति होना आवश्यक है। वहां पे स्वीकृति होना 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति होना आवश्यक है, नहीं तो भंग हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अध्यादेश 6 माह तक चलेगा। और इसी बीच अगर सत्र चालू हो गया तो विधानसभा से अध्यादेश जो लाया गया था पारित करना पड़ेगा, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वो भंग हो जाएगा। अध्यादेश जो नियम लाए थे राज्यपाल वो भंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको विशेष याद रखना है कि आर्टिकल 13 के तहत पूछेगा तो। ठीक है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 6 महीनों का। ठीक है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप 6 माह या 180 दिन का होता है, ये पूछता है। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है 180 दिन का या 6 माह का, 2 मैक्सिमम। उससे पहले मिनिमम बीच पहले भी को ला सकते हैं, लेकिन इतना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक है राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्ति, यानी कि वह क्या होता है कि संवैधानिक विफलता संबंधित विवेकाधार। अगर संवैधानिक कुछ उथल पुथल हो गया तो वो अपने विवेक से काम करता है, राष्ट्रपति से अपना यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू के लिए विवेचना करता है। दूसरा, किसी भी अगर विधानसभा में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है तो अपने विवेक से वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अगर किसी भी विधानसभा या किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वो अपना विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल में अगर देखा जाए तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार थे। ठीक है, प्रथम राज्यपाल। अब वर्तमान में संतोष गंगवार सर्वाधिक लंबे कार्यकाल पूरा किए द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट करेंगे
मंत्रिपरिषद के बारे में स्टार्ट करेंगे। राज्यपाल समाप्त हो गया, कार्यपालिका की पहला जो राज्यपाल था समाप्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।